स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना यह आवश्यक है कि परागकण एक नर जननिक काय है, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है। परागकण एक नर जननिक काय। यह एक कोशिकीय एक केंद्रकीय अगुणित एवं गोलाकार या अंडाकार संरचना है। यानी कि परागकण क्या है? परागकण एक नर जननिक काय है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, और यह एक कोशिकीय एक केंद्रकीय अगुणित एवं गोलाकार या अंडाकार संरचना है। अब बात करते हैं इनका साइज क्या होता है। तो आप याद रखेंगे परागकण की आमाप 10 म्यू से 200 म्यू तक हो सकती है। अब इसका डायग्राम देखो। ये देखिए, यह इस परागकण की सबसे बाहरी भित्ति है, जिसे कहा जाता है बाह्य चोल। आप समझ रहे हैं? यह इसकी बाहरी भित्ति है, जिसे हम कहते हैं बाह्य चोल, और इसके ठीक नीचे है अंतःचोल। और ये इसका केंद्रक है, यह है इसका केंद्रक। और क्या क्या है इसमें? और इसमें रिक्तिका है, यह है इसका जनन छिद्र, और इसमें भरा हुआ पदार्थ है इसका कोशिका द्रव्य। ये डायग्राम है पॉलन ग्रेन, इसमें आप देख रहे हैं जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। बाह्यचोल सबसे बाहरी आवरण जो है इसका बाह्यचोल का है, और उसके ठीक नीचे अंतःचोल है, साइटोप्लाज्म है जिसमें वैक्यूल है, और न्यूक्लियस। ये इसके जर्मपोर यानी कि जर्म छिद्र है। देखिए, परागकण में दो भित्तियों का आवरण है, अंतःचोल जिसे कहा जाता है एंटाइन, और जो सबसे बाहरी है, पहली भित्ति है हमारी बाह्यचोल, और
और जिसे कहा जाता है एग्जाइम। यानी कि दो उसकी स्पष्ट रूप से पाई जाने वाली भित्तियां हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल। ये बाह्य चोल है और इसके ठीक नीचे अंतःचोल। समझिए बाह्य चोल, बाह्य चोल मोटी खुरदरी एवं अलंकृत कृत होती है। नेक्स्ट, इस बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिन से होता है। यानी कि जो बाह्य चोल एग्जाइम है वो मोटी है, खुरदरी अलंकृत है और उसका निर्माण स्पोरोपोलिन से होता है। इसका भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता। इसीलिए परागकण जीवाश्मों के रूप में, इसके रूप में जीवाश्म रूप में संग्रहित रहते हैं। जो एग्जाइम लेयर है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? स्पोरोपोलिन के जमने से। अब स्पोरोपोलिन की वजह से क्या होता है कि इसका भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता, इसलिए परागकण जीवाश्म रूप में संग्रहित रहते हैं। और महत्वपूर्ण संरचना आपको क्या दिखाई दे रही है कि इस बाह्य चोल पर ही क्या पाए जा रहे हैं? जनन छिद्र। जनन छिद्र बाह्य चोल पर उपस्थित होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। अब इन जनन छिद्र की संख्या, इनकी जो संख्या है वो हो सकती है 1 या 3, यानी कि इनकी संख्या 1 या 3 हो सकती है। परागकण में जनन छिद्र की संख्या 1 या 3 हो सकती है। मोनोकॉट में इनकी संख्या है 1 और डाइकॉट में इनकी संख्या है 3। यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के परागकण में जनन छिद्र होते हैं 3 और एकबीजपत्री पादपों के परागकण में जनन छिद्र की संख्या होती है 1। अंतःचोल, अंतःचोल पतली चिकनी झिल्ली नुमा होती है। अगला पॉइंट, इसका निर्माण प्रैक्टोसेल्यूलोज से होता है। आपने अभी देखा कि एंजाइम का निर्माण स्पोरोपोलिन से हो रहा है और एंटाइन का निर्माण प्रैक्टोसेल्यूलोज से होता है। आपने समझा इसका डायग्राम कि परागकण एक मेल प्रोडक्टिव बॉडी है जिस पर दो भित्तियों का आवरण है, जिसे हम कहते हैं एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन की फॉर्मेशन स्पोरोपोलिन से होती है तथा यह मोटी खुरदरी एवं अलंकृत होती है। इसका जैविक एवं भौतिक अपघटन नहीं होता, इसलिए परागकण जीवाश्म रूप में संग्रहित रहते हैं। जर्मपोर की संख्या मोनोकॉट के लिए 1 होती है और डाइकॉट के लिए
2 होती है, जबकि एंटाइन लेयर है इसका निर्माण पेक्टोसेल्यूलोज से होता है। यह पतली, चिकनी एवं झिल्लीनुमा होती है। इसके बाद है अपना परागकोश स्फुटन। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो अपना अगला टॉपिक है परागकोश स्फुटन। बहुत छोटा और आसान टॉपिक है, इसको आप समझिए। परागकोश स्फुटन, इस शब्द को समझिए। स्फुटन का तात्पर्य है फटना। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब इसकी भित्ति फटती है और इसी को हम कहते हैं परागकोश स्फुटन, अर्थात परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया, यानी कि परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। अब आप जानते हैं कि इस परागकोश में परागकणों का निर्माण होगा। यदि यह परागकोश स्फुटित नहीं होगा, यानी कि फटेगा नहीं, तो ये परागकण जमीन पर बिखरेंगे नहीं, और जमीन पर जब ये बिखरेंगे नहीं तो परागण की क्रिया नहीं होगी, और परागण जब नहीं होगा तो निषेचन ना होने से सीड का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए परागकोश स्फुटन अत्यंत आवश्यक है। अब परागकोश स्फुटन तो आपने समझा कि जब परिपक्व परागकोश की भित्ति फटती है, उसी प्रक्रिया को हम परागकोश स्फुटन कह देते हैं। इस परागकोश स्फुटन में परागकोश की महत्वपूर्ण जो सेकेंडरी लेयर, जो आपने 4 लेयर पढ़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्म, इनमें से जो सेकेंड लेयर है जिसमें कहा एंडोथीसियम, वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ परागकोश स्फुटन में निभाती है। इस एंडोथीसियम की सेल्स आर्द्रता ग्रहण कर तनाव उत्पन्न करती हैं, जिससे खिंचाव के कारण ओस्ट कोशिकाएं जिन्हें हम स्टोमियम भी कहते हैं, यानी कौन सी? स्टोमियम, फट जाते हैं और उसी जगह से परागकण बाहर निकलकर बिखर जाते हैं। यानी कि इसमें कौन सी लेयर महत्वपूर्ण है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो ओस्ट कोशिकाएं हैं, स्टोमियम सेल, वो क्या कर रही है? स्फुटन में सहायक है, यानी कि परागकोश के स्फुटन में सहायक है ओस्ट कोशिकाएं। अब परागकोश ये जानते हैं आप कि परागकोश स्टोमियम से क्यों फटता है, तो आप ये जानते हैं क्योंकि परागकोश की ओस्ट कोशिकाओं के पास अल्फा सेल्यूलोज का स्खलन नहीं होता, इसी कारण से ओस्ट कोशिकाएं फट जाती हैं। अब देखिए परागकोश स्फुटन की विधियां क्या क्या हैं, उनको हम जरा भी डिस्कस करते हैं। परागकोश स्फुटन की 4 विधियां हैं। पहली है अनुप्रस्थ स्फुटन। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब इसकी पालियां परागकोश के अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटित होती है। यानी कि किस रूप में होगी कि ये परागकोश का अक्ष है और इस अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटित होती है इसकी पालियां, यानी कि इसकी जो पालियां हैं, मान के चलिए ये परागकोश है और यहाँ से ये फट जाए, यानी कि ये पोर्शन से, और अनुप्रस्थ इस प्रकार से ये स्फुटित हो जाएगा। इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ स्फुटन। अब यह पाया किसमें जाता है, तो इसका उदाहरण आप याद रखेंगे, इसका एग्जांपल है तुलसी। यानी कि तुलसी के परागकोश में अनुप्रस्थ स्फुटन की क्रिया से परागकण बाहर बिखरते हैं या निकलते हैं। दूसरा है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन में क्या है? लंबवत स्फुटन में परागकोश की पालियां परागकोश के अक्ष के लंबवत स्फुटित होती हैं, जैसे धतूरा और कपास। ये दोनों एग्जांपल देखिए। आप मान के चलिए ये है आपका धतूरे का
ये डायग्राम ये है आपका धतूरा। जब प्रस्फुटित होता है तो देखिए यहाँ से ये इसका परागकोश की पालियां अक्ष के लंबवत, यानी कि ये जो भाग है लंबवत क्या हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ से अब इसके फटने से क्या होगा, पॉलन ग्रेन बाहर निकल गए। तीसरा हमारा प्रकार है छिद्रमय। छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में देखिए क्या, इसमें क्या होता है कि परागकोश में एक या दो छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छिद्र। एक या दो छिद्र बन जाते हैं और उन्हीं छिद्रों से क्या होता है, परागकण बाहर बिखर जाते हैं। अब छिद्र बनने के कारण इसको हमने कहा छिद्रमय स्फुटन। और हमारा चौथा और आखिरी जो प्रकार है परागकोश स्फुटन का, वह है कपाटीय। कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन में क्या है कि परागकोश में एक या दो से भी अधिक कपाट बन जाते हैं, जिससे वे स्फुटित होकर परागकणों को बाहर निकाल देते हैं। छिद्रमय का उदाहरण है मकोई, यानी कि जो छिद्रमय है, छिद्रमय जो हमारा तीसरा स्फुटन का प्रकार है या स्फुटन की जो विधि है, इसका उदाहरण है मकोई। अब जो है हमारा कपाटीय स्फुटन, इसका उदाहरण है हमारा बारबेरी। बारबेरी प्लांट में क्या होगा, कपाटीय स्फुटन, और मकोई में छिद्रमय स्फुटन होता है। धतूरा और कपास में लंबवत स्फुटन की प्रक्रिया होती है, और तुलसी के परागकोश में अनुप्रस्थ इस प्रकार का स्फुटन होता है। तो विद्यार्थियों, आपने ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक समझे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और परागकोश स्फुटन की विधियां। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको समय पर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें।